बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सदाए कश्मीर देखने और सुनने वालों की खिदमत में अदाबर्स। गमा तुम करके रास्ता कट रहा है, गमा तुम करके रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको के मंजिल खो रहे हो, यकीन मुझको के मंजिल खो रहे हो। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर ने कल अपनी जो तमाम जमातों से मेरा ख्याल है कि पहले अपने टिकट होल्डर जो आइंदा आने वाले इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे उनकी फहरिस्त, उनके नाम जो हैं उनका इमरान खान साहब ने मंजूरी देकर तो वो पब्लिश हो चुकी है और उस फहरिस्त को आपने देख लिया होगा कि आपके कितने पसंदीदा लीडरान को, उम्मीदवारों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट से नवाजा है, टिकट दिए गए हैं और कितने इस टिकटों से महरूम रह गए हैं उनके हवाले से भी तो आपको आज तफसीलन पता चल गया होगा। और ग्रुपिंग और कैंपिंग के हवाले से हमायत और मखालफत में जो नारे लग रहे होंगे उस हवाले से भी आप बाखबर होंगे। नाजरीन, इस वक्त जो कल ही हमने बन्नी गाला में जो जिस तरह से सियासत का अंदाज और लोगों को अपनी जमात में शामिल करने के हवाले से जिस तरह और जो उसूल देखे और अपने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो 22 साल की अपनी सियासी रियासत में हमेशा हमें बताते थे कि मैंने 22 साल बड़ी मेहनत की और सियासत में नाम कमाया और इंसाफ के हवाले से मैं इंशाअल्लाह पाकिस्तान में एक तारीख रकम करके जाऊँगा। तो हमने ये देखा और देख रहे हैं कि वो इंसाफ के हवाले से यहाँ पाकिस्तान में भी गुज़श्ता 3 सालों से तारीख रकम कर रहे हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर में भी उन्होंने इस इंसाफ के हवाले से तारीख रकम करने का जो तरीक़ाकार है वो उसका ऐलान कल कर दिया। और जिस तरह से तहरीक इंसाफ का झंडा जो लोगों के गले में डाले, कई एक ने एक आधे सेकंड के बाद ही गले से उतार कर तो हाथ में पकड़ लिए, अंदर से वो बड़े मजबूर लग रहे थे, बड़े शर्मिंदा से दिखाई दे रहे थे। लेकिन बहरहाल ये इस वक्त हालात और ज़माने का जबर था उनके जिस्मों पर कि उन्होंने आकर शमूलियत इख्तियार की। और वो साहब भी कि जिनको मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने टिकट दे दिया था हल्का 5 से, उन्होंने भी कल ऐलान कर दिया और कल ही मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ ने उनको भी टिकट LA5 यानी जो रावलाकोट पुंछ से जो हल्का है उनको सरदार सगीर अहमद खान साहब को टिकट मिल चुका होगा। इसी तरह से मुजफ्फराबाद में जो साहब थे उनके हवाले से प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर में जो तकरीर फरमाई वो वीडियो क्लिप भी हम दिखाएंगे। उन्होंने भी हल्फ उठाकर ये अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ, अपनी कैबिनेट के साथ हल्फ लिया था कि हम दोस्त किसी और जमात में शामिल नहीं होंगे और वो भी कल आकर शामिल हो गए और फौरी तौर पर उनके टिकट का भी ऐलान हो गया, मंजूरी हो गई और वहाँ के एक प्रोमिनेंट सियासतदान सैयद मुर्तज़ा गिलानी को नज़रअंदाज कर दिया गया। मैं समझता हूँ कि उस शख्स का सियासत में वहाँ एक बड़ा किरदार है और अवाम के दिलों में वो शख्स आज तक वो राज कर रहा है और वो हर जगह, हर गाँव, हर मोहल्ला में जाकर अपनी खिदमात का एहसास जो है लोगों को दिलाता भी है और लोग उस एहसास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सैयद मुर्तज़ा गिलानी को टिकट न मिलना मैं समझता हूँ कि यह भी एक बड़ी इंसाफ के हवाले से एक बड़ा धचका होगा अब तहरीक इंसाफ को। नाज़रीन, मैं ये चाहूँगा कि इसी हवाले से प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर ने अपनी तकरीर में जो गुज़श्ता रोज़ उन्होंने फरमाई और अपनी पार्टी से जो ख़िताब कर रहे हैं, मैं ये चाहूँगा कि उनका ये वीडियो क्लिप ज़रा आप भी सुने कि वो क्या फरमाते हैं और उनका तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या ख्यालात हैं। मैंने सुना है आज कोई लोटा हो गया जी हमारा कोई साथी तारक साहब है, एक अलफ लेकर। मुसलमानों, मैं अल्लाह पाक की कसम उठा कर कहता हूँ, हमारा इजलास था, किसी साथी ने एक तजवीज़ दी कि लोग यहाँ पर हलफ उठाएं ताकि शकूक व शुबात पैदा ना हो, साथियों पर शकूक व शुबात पैदा ना हो। न किसी के सर पर बंदूक रखी गई, न किसी के सर पर तलवार रखी गई। रज़ाकाराना बुनियादों पर एक हाथ में कुरान था
एक हाथ में लोग अलग पढ़ रहे थे और वो सुना है कि मरहूम फौत हो गए आज सियासी तौर पर, मुजफ्फराबाद से थे, और उसके लिए मैंने अपनी कराबतदारी छोड़ी है उसके टिकट के लिए, कराबतदारी तरक कर दी, आना जाना खत्म हो गया मेरा। उसके वालिद ने प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर अपने उस साथी के हवाले से बात कर रहे थे जिन्होंने हल्फ उठाकर, लेकिन बहरहाल उन्होंने तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लिया और वो टिकट लेकर उसी हल्के से फिर इलेक्शन लड़ेंगे। मेरे साथ आज मेहमान हैं अपने राजा उस्मान साहब, सीनियर साफ़ी है, सीनियर तजिया कार हैं और सियासत के हवाले से हमारे जो आज़ाद कश्मीर में इस वक्त जो जिन जिन सियासी शख्सियात को टिकट दिए गए उन हवाले से भी हम चाहेंगे कि वो तबसरा करें, और मीरपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद का और पुंछ के हवाले से कि भी वो हमें आपको आगाही दें कि कौन कौन सी पार्टियां किस किस पोजीशन में कहां कहां लड़ेंगी और कौन कौन जो साहिबान हैं वो जीत कर असम्बली की ज़ीनत बनेंगे। वो अपने इस आइन की पासदारी करते हुए कश्मीर की आज़ादी जो सबसे बड़ा स्लोगन हम 73 सालों से फ़रोख्त कर रहे हैं उसको कामयाबी से आगे फ़रोख्त करने में कामयाब हो जाएंगे। जी राय साहब, बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो आपने कल देख लिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और तहरीक इंसाफ के इंसाफ ने जो कल इंसाफ दिखाया, उस हवाले से आपका क्या तबसरा है कि ये किस तरह से उन्होंने इंसाफ किया, जिन जिन लोगों को टिकट दिए क्या वो सही दिए, और फिर ये जो हमारी सियासत में जिस किरदार का इजहार हो रहा है और जो बीज हम बो रहे हैं आने वाले ज़माने में, और बिलखुसूस कश्मीर की तारीख़ और उसकी इस इंडिया के साथ जो हमारा हालात जा रहे हैं, उस हवाले से आपका क्या तबसरा है? शाह साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि तहरीक इंसाफ ख़ुद को कहने वाली एक जमात है जिसका ये स्लोगन, जिसका ये नारा है कि वो आम आवाम को इंसाफ फराहम करेगी, लेकिन कल हमने देखा एक इंतहाई कंट्रोवर्शल होने के बाद एक जो जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चंद लोगों को जमात में चंद घंटे पहले शामिल किया और चंद घंटे बाद ही टिकटों का ऐलान कर दिया, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि अपने कारकुनों के साथ और अपने लीडरों के साथ, अपने रहनुमाओं के साथ कितना इंसाफ किया उन्होंने। तहरीक इंसाफ ने जो टिकट जारी किए हैं उस हवाले से मैं आपको बताऊं कि जो उनके लोग 5 साल से इंटैक्ट रहे हैं जमात के साथ और मेहनत करते रहे, अपने कारकुनों के साथ मेहनत करते रहे, हल्के में जाते रहे, अब उनके साथ इंसाफ का कत्ल हुआ मैं समझता हूँ। और वो लोग इंतहाई जो है वो नाला हैं और बोझल दिल के साथ अब वो इस सोच में है कि वो करें तो क्या करें। ख़ास तौर के ऊपर जिस तरह कल चंद लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की और उसके चंद घंटे बाद ही ऐलान कर दिया गया कि अली शान सोनी साहब, सगीर चुगताई साहब, चौधरी अनवारुल हक साहब, कादरी साहब और जितने ये दीगर लोग हैं जिनको टिकट फौरी तौर के ऊपर जारी किया गया। अब मुझे ये बताएं कि उस हल्के में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 6 साल से काम कर रहे थे, जो दरख्वास्तें दे चुके थे, जिन्होंने बुनियादें रखी हैं अपने अपने हल्कों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और उनके साथ ये जो इंसाफ किसी भी सूरत नहीं हुआ है और वो लोग इंतहाई नाला हैं और इस तरह कम से कम नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्लोगन ही यही है कि वो इंसाफ फराहम करेंगे और अपने कारकुनों के साथ जिस तरह हुआ है। मैं आपको बताते चलूँ कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि 25 साल से मैं मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन अफसोस और दुख की बात यह है कि 25 सालों में कोई एक मुखलिस बंदा उनके साथ नहीं आ सका है। सारा वही लोटाक्रेसी को उन्होंने हवा दी, उसको परवान चढ़ाया, सारे लोगों अच्छा जनाब, हम सियासत में सबसे बदतरीन एक्शन जो ट्रांसपेरेंसी के हवाले से, ये दयानतदारी के हवाले से हम जरदारी को मरूद इल्ज़ाम ठहराते हैं या नवाज शरीफ साहब को ठहराते हैं, क्या आपकी नज़र में, आप भी काफ़ी अब सीनियर तजियाकार है, आप इस सहाफ़त में एक अरसे से लिख रहे हैं, उन्होंने भी इस तरह से कोई फ़ैसले किए जिस तरह के इमरान खान साहब फैसले कर रहे हैं अपनी जमातों के टिकट के लोगों को तोड़ कर दूसरी जमातों से अपनी जमात में लाना और दूसरे दिन उनको इख्तियार दे देना? माजी में अगर देखें तो इस तरह के फैसले हुए तो हैं, लेकिन इस तरह जितनी तेज़ी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले फैसले करते हैं, लोगों को तोड़ के अपने जमात में लेके आते हैं, अगले दिन उनको ओहदा दे दिया जाता है, तो कहा मतलब अगर देखा जाए तो इस तरह की सूरत बाकी जमातों में नज़र नहीं आती है। यानी उन्होंने फिर भी कुछ डेकोरम का एहसास रखा, कुछ कोई उसूल जो थे उन उसूलों की वो पासदारी करते रहे। अच्छा ये बताइए कि हम मीरपुर से शुरू करते हैं कि मीरपुर में क्या सूरत हाल देख रहे हैं कि वहाँ इस वक्त हम 3 बड़ी जमातें हम देखते हैं, पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है और तहरीक इंसाफ है। चलो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को भी टेल एंड पर रख लेते हैं। तो इस हवाले से आपका क्या
ओपिनियन है कि उस डिवीजन में, मीरपुर डिवीजन में कौन सी जमात ज़्यादा सीटें लेके सामने आएगी? देखिए मीरपुर में जो असल मुकाबला होगा वो होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जी, पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुकाबला होगा। और जो LA1 है वहाँ पे देखने में यही आ रहा है कि जिस तरह तहरीक इंसाफ के जिन साहब को टिकट दिया गया है वो मेरे ख्याल से इतने उस तरह अजहर सादिक साहब जी, है, जी, वो जी, पहले अजहर भी सादिक। थे, कैंडिडेट थे और इस वक्त फिर जी है। इस दफ़ा भी हैं, लेकिन इनके मुकाबले में वहाँ पे जो अफसर शाहिद साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनकी पोजीशन भी मजबूत है। और जमात इस्लामी ने यहाँ पे अनाउंस नहीं किया है, जबकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने जिनको टिकट दिया है उनकी पोजीशन भी यहाँ पे मजबूत है। इसी तरह जब LA2 में अगर आप आ जाएँ, मीरपुर सिटी का जो हल्का है, सुल्तान महमूद चौधरी साहब हैं, उनका मुकाबला होगा नून लीग से 1-1 मुकाबला होगा। जबकि LA3 जो है जहाँ पे अच्छा, मुस्लिम लीग नून का चौधरी शहीद है या कौन है? उनका बेटा है। उन्होंने अभी अनाउंस नहीं किया है। मुस्लिम लीग नून ने अभी तक अपने कैंडिडेट्स का ऐलान नहीं किया है, सिर्फ नून लीग रह गई है मेरे ख्याल से, इन्होंने अभी बाज़ाब्ता तौर पे अपने कैंडिडेट्स का ऐलान नहीं किया है। पीपल्स पार्टी की तरफ से भी हो गए हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने भी ऐलान कर दिया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कर दिया है, जमात इस्लामी ने भी कर दिया है, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम जो है उन्होंने कहा है कि हमारे यानी नून लीग अभी तक कंफ्यूज है और वो ये इसी सोच में थे कि हम बाद में करें ताकि जो लोग हमसे टूटने वाले हैं या जिस तरह भी है वो। अच्छा, इसी तरह से हम ये देखते हैं कि उन्होंने LA5 में पेंडिंग रखा हुआ है मीरपुर में, वहाँ कोई अभी तक उन्होंने नहीं किया। लेकिन ओवरऑल आप ये देख रहे हैं, आप चौधरी मुजीद को देख रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं कि साहब जो प्राइम मिनिस्टर है चौधरी मुजीद होगा और ये जो हमारे सुल्तान महमूद साहब हैं, सुल्तान महमूद PTI के सदर भी हैं और वहाँ बतौर कैंडिडेट वो इलेक्शन भी लड़ेंगे। आप किस तरह देख रहे हैं कि इन दोनों प्राइम मिनिस्टरों में कौन जीत कर सामने आएगा? देखिए मुकाबला टफ तो होगा इनका और 1-1 मुकाबला होगा। चौधरी मुजीद साहब का मुकाबला यकीनी बात है, वो एक जमात के सदर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के सदर हैं और अक्सरियत भी उनके साथ है। मुकाबला होगा, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी मुकाबला करेंगे, लेकिन एक बैकडोर एक ख़बरें पहुंची हैं, हमारे ज़राए ने यह बताया है कि भरपूर एक कोशिश की जा रही है, एक साजिश की जा रही है कि किसी तरीके से सुल्तान महमूद चौधरी को हराया जाए ताकि वो इस दौड़ से ही बाहर निकल जाएं। और एक और साहब हैं जो वज़ारत उज़्मा की दौड़ में शामिल हो चुके हैं और उनकी कोशिश है कि सुल्तान महमूद साहब रास्ते से हटें और वज़ारत उज़्मा का जो रास्ता है उनके लिए सीधा हो जाए। यानी जिस तरह जहांगीर तरीन को हटाया गया रास्ते में, जिस तरह से भी बिल्कुल ऐसे ही है, तो उसी तरह से यानी बैरिस्टर सुल्तान महमूद की भी हराने के लिए बोरियां क्या पैसे तकसीम किए जाएंगे और ये हमारे ज़राए ने तस्दीकन हमें बताया है। और एक बंद कमरे में इजलास भी हुआ है और उस इजलास में ये बाज़ाब्ता फैसला किया गया था कि सुल्तान महमूद चौधरी को कैसे छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आकर हम दोबारा फिर चौधरी सुल्तान महमूद के हवाले से बात करेंगे, चौधरी मुजीद साहब के हवाले से बात करेंगे और इसी तरह से राजा फारूक अदर साहब और अतीक खान साहब के हवाले से राय साहब से तबसरे चाहेंगे। स्टे विद अस प्लीज। वेलकम बैक नाजरीन। तो मेरे साथ एक नए मेहमान भी हमारे आज के इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, जनाब मुर्तज़ा दुर्रानी साहब, जो हमारे इस सहाफ़त में एक बड़ा नाम भी है और वेल इन्फॉर्म मालूमात रखने वाले और बिलखुसूस आज़ाद कश्मीर के जो करंट अफेयर्स है उस हवाले से अपडेट जो इल्म रखते हैं वो ये रखते हैं और इनकी खबरें बड़ी जो बैंकेबल खबरें जो देते हैं। तो मुर्तज़ा साहब मोस्ट वेलकम, आपने वक्त निकाला, देर से ही लेकिन बहरहाल आपने वक्त निकाला, मेहरबानी आपकी। राय साहब, हमने जो जिस जगह पे हमने ख़त्म किया था कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब के हवाले से कि आप ये देख रहे हैं और यही सवाल हम मुर्तज़ा साहब से भी पूछेंगे कि उनको हराया जाएगा, ये एक प्लान तयशुदा प्लान है, उनको हराया जाएगा ताकि वो जो एक बड़ा पत्थर बनकर तहरीक इंसाफ के सदर की हैसियत से वो जो बैठे हुए हैं उनको हटाया जाए और आइंदा वज़ारत उज़्मा का जो दौर है उसमें आसानियाँ पैदा हों। तो अच्छा, आप ये बताएं कि मीरपुर के डिवीज़न में तहरीक इंसाफ आप समझते हैं कि मेजॉरिटी सीटें लेकर वो आ जाएंगे, और इसी तरह कोटली और इससे पुंछ में आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए कोटली और पुंछ का जो सिनेरियो है, खासकर कोटली के हवाले से और नकियाल और जो दूसरे इलाके हैं वहाँ पे अब एक और अब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे सरदार सिकंदर हयात साहब। अब सुनने में ये आ रहा है कि वो भी कह रहे हैं जी कि मैं इस पे अपने फैसले पे नज़रसानी करूँगा
और उनको इस टिकटों के जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने जो टिकटों का ऐलान किया है, मेरे ख्याल से उनसे मुशावरत इस हवाले से नहीं की गई है। हम तक जो खबर पहुंची है वो यही कहा जा रहा है। और एट द एंड उन्होंने जो फैसला किया वैसे भी नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो कर गए फैसला। लेकिन अब फिर नज़रसानी अगर उन्होंने की तो उनके लिए भी अच्छा नहीं होगा। 95 साल की उम्र में मेरा ख्याल है उनका ये फैसला जो था वो बिल्कुल मुनासिब नहीं था। नहीं था, सही बात है, ऐसे ही है। और फिर कोटली और ख़ासकर पुंछ और ये जो डिवीज़न है, यहाँ पे जो मुकाबला नज़र आ रहा है इस वक्त, जो जिस तरह कल तहरीक इंसाफ ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और लोगों की शमूलियत हुई है, और उसके बाद जो टिकट जारी हुए हैं, उस हवाले से मैं आपको बता रहा था। और ये भी थोड़ा बताऊं कि जो तहरीक इंसाफ के वर्कर हैं उनमें रेजिस्टेंस नज़र आ रही है और वो नाला हैं। और मुझे लग नहीं रहा है कि कम से कम कोटली से या पुंछ डिवीजन से तहरीक इंसाफ को बड़े पैमाने के ऊपर सीटें अपनी निकाल सकती है। फ़िलहाल सूरत हाल इस तरह की नज़र नहीं आ रही है। वहाँ पे मुकाबला करेंगे नून लीग, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो लोग हैं, उनका मुकाबला नज़र आ रहा है। लग नहीं रहा है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, जो लीडर हैं, वो रिएक्ट करेंगे इसके ऊपर। जहाँ तक मैंने जो तजिया किया है, जब मुझे जी मुर्तज़ा साहब मोस्ट वेलकम। तो आप इस हवाले से जो कल हमारे जो बनी गाला में, हमारे यहाँ इस वक्त 2 आस्थाने हैं। एक आस्थाना आलिया बंगोई शरीफ है कि जहाँ से हम मुस्तकबिल का वज़ीर आज़म देख रहे हैं जी, और दूसरा आस्थाना आलिया बनी गाला है हमारे हमसाए में, आपके भी हमसाए में। तो वहाँ से इस वक्त सब जो बरक़ात और जो फ्यूज़ है और जो कुछ है वो कौम उनसे मुस्तफ़ीद हो रही है। तो कल जो लोग शामिल हुए हैं उस हवाले से आपका क्या नुक्ता नज़र है, आपका क्या ओपिनियन है? जी गदेश साहब, गुजारिश ये है कि कल जो हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, एक तो पहले मैं इसमें बता दूं कि 2 कल धड़े जो हैं वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो पार्टी सदर हैं और सरदार तनवीर इलियास, ये कल वाज़े तौर पे नज़र आ गए धड़े। क्योंकि आप देखेंगे जो कल लोग शामिल हुए उनमें अक्सरियत वो लोग थी जो सरदार तनवीर इलियास के ज़रिए शामिल हुए या उनके ज़रिए शामिल कराया गया उनको। और उनके बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब उनके डे फर्स्ट से मुखालिफ थे। लाइक चौधरी अनवार उल हक साहब जो स्पीकर असम्बली हैं रहे हैं पहले, अब उनका आप देख लें कि वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद के लिए ओपन चैलेंज करते रहे कि मैं इनको अपना लीडर नहीं मानता, इनकी मौजूदगी में मैं PTI में शामिल नहीं होता। चौधरी अनवार उल हक साहब का एक स्टांस रहा। जी बिल्कुल। तो कल जो हुआ वो ये हुआ कि 2 जो धड़े थे उन्होंने अपनी अपनी तरफ से टारगेट किलिंग की। लेट्स सपोज कि आप चौधरी अनवार उल हक की जगह डॉक्टर इनाम को बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने अपना उम्मीदवार बनाया था, तो वहाँ पे अनवार को ले आए। फिर चौधरी रज़ाक जो समानी में बैरिस्टर सुल्तान महमूद के दरीना साथी हैं, वो 90s से बैरिस्टर सुल्तान में वो फैमिली चल रही है, उनके साथ आ रही है। बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने समानी में जलसे में कहा कि यहाँ पे किसी चोर डाकू को हम शामिल नहीं होने देंगे। अगर कोई समानी ना झूठा और फरेबी आख्या है कि मैं PTI जा रही है, मैं टिकट न भी रहा तुसा उसी बेशक आखी छोड़ो कि इमरान खान ना नुमाइंदा आया सी आज़ाद कश्मीर ना जरा पार्टी ने सदर है, वो आखी गया है कि इमरान खान नहीं, और मैं और रिकॉर्ड गल कर ही रहा है, मैं नहीं जबानी गल कर रहा, मैं जिम्मेदार आदमी है, मैं जवाबदेह भी होना पैना है। इमरान खान साहब नहीं तो हमारी गल हुई भी है कि कुछ चोर डाकू लटेरे की पार्टी में शामिल नहीं। मतलब वो जो अली शान सोनी साहब कल शामिल हुए उनके बारे में उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान के नुमाइंदे की हैसियत से ये पैगाम लेके आया हूँ, और ये क्लिप भी हम आपको चलवा देंगे कि उन्होंने कहा कि यहाँ से मैं किसी को शामिल नहीं होने दूंगा ऐसे चोर डाकू को, और यहाँ पे मेरा उम्मीदवार चौधरी रज़ाक है। तो वो भी कल उनका जो है ना वो टिकट नहीं मिला, और चौधरी अली शान सोनी जो है बज़ोर शमशीर शामिल हो गए। जी बिल्कुल। और सरदार तनवीर इलियास साहब के कैंप के जरिए शामिल हुए। इस तरह बैरिस्टर सुल्तान महमूद को अपने ही डिवीजन में 2 जो कल बड़े धचके लगे, क्योंकि चौधरी अनवार उल हक साहब सिर्फ जो है वो MLA के कैंडिडेट नहीं है, वो वज़ारत उज़्मा के भी कैंडिडेट हो सकते हैं। जी बिल्कुल। क्योंकि वो चौधरी अनवार उल हक अपने आप को बड़ा जाट तस्वर करते हैं। वो जाट फैमिली में वो कहते हैं कि मेरे वालिद जो हैं वो चौधरी सोबत जो उनके वालिद वफात पा गए, वो जाटों के सरबराह थे और वाकई बड़ा आदमी है, तारीख में भी एक बड़ा आदमी। इसलिए बैरिस्टर सुल्तान महमूद के लिए एक नया खतरा पैदा हो गया उनके डिवीजन में, अपनी बरादरी में, चौधरी अनवार उल हक की सूरत में। तीसरा जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद के लिए हुआ कि खुद सरदार तनवीर इलियास साहब जो हैं वो शामिल हो गए, उनके चचा को शामिल उन्होंने किया।
ये वैसे बैरिस्टर सुल्तान की ये हिकमत अमली कामयाब हुई कि उन्होंने अपनी पार्टी को राज़ी किया कि हमें जो है हर हल्के में से एक उम्मीदवार को एक टिकट देना चाहिए, 2 टिकट पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरह नहीं देने चाहिए। गो के सरदार तनवीर इलियास साहब ने 3 हल्कों से टिकट अप्लाई किया था, अपर नीलम से, वस्ती बाग से और पाछियोट उनका जो अपना आबाई हल्का है। तो इसलिए वो जो है ना उनको उन्होंने महदूद कर दिया उनके हल्के में, वस्ती बाग में जो उनका अपना हल्का है ही नहीं है, उनका ससुराली हल्का है। और आप भी वहाँ से वाकिफ़ हैं कि शायद वहाँ पे एक रिएक्शन आएगा और जो जिस तरह टिकट मैनेज किया गया, इससे बेहतर था कि सरदार तनवीर इलियास साहब अपने आबाई हल्के में जाते, अपने चाचा को अपने हक में विड्रा कराते और एक सीट से पाछियोट से इलेक्शन लड़ते। वो सेफ सीट थी उनके लिए। मैं ये समझता हूँ कि अब उनके लिए दोनों सीटें खतरे में आ गई हैं, उनके चाचा सगीर चुगताई साहब की और उनकी, क्योंकि सगीर चुगताई साहब को भी एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का वोट बैंक मिला था। अच्छा, आप राय साहब की तरफ जाते हैं। राय साहब, आप क्या देख रहे हैं कि ओवरऑल मुझे ये बताएं कि आज़ाद कश्मीर में और राजू का जो एक, चूँकि वहाँ बरादरी इज़म की जो सियासत है वो डोमिनेट करती है पूरे आज़ाद कश्मीर में, तो इस वक्त ओवरऑल कितने राजुओं को टिकट मिले हैं आज़ाद कश्मीर में? नंबर 1, चौधरी जो गुजर फैमिली है उनको कितने मिले हैं, और जो सरदार हैं हमारे डोमिनेट जो सदर सरदार है इनको कितने मिले हैं, और इनकी कितनी सीटें हैं, और ओवरऑल जो हमारे बस्ती में राजुओं के वोट हैं वो कितने हैं? शाह साहब, खासकर बस्ती के हवाले से जो LA-15 बस्ती बाग है, उसमें जो राजपूत बरादरी के जो वोट हैं वो 70% वोट बन रहे हैं तमाम राजपूतों के। उसमें नारमा राजपूत हैं, थकियाल राजपूत हैं, तेजियाल राजपूत हैं और खखे राजपूत हैं और इसके साथ साथ जजुआ राजपूत। तो ओवरऑल ये 70% वोट बन रहे हैं। जिस तरह दुरानी साहब ने कहा कि वस्ती बाग से तनवीर इलियास साहब को टिकट दे के उनकी सीट को खतरे में डाला गया, और ये कंफर्म है। वहाँ पे जो सबसे बड़ी बरादरी है राजपूतों की है, और राजपूतों के ऑलरेडी वहाँ पे नुमाइंदे मौजूद थे। आपने यकसर उनको नज़रअंदाज करके एक ऐसे बंदे को बाहर से उठा के, मतलब रवलाकोट से एक बंदे को उठा के आपने LA-15 बस्ती बाग में उनको टिकट जारी कर दिया है। और जो 5 साल से 6 साल से 10 साल से जो पार्टी के साथ लोग वहाँ पे लगे रहे हैं, अपने कारकुनों को मुतमईन करते रहे हैं कि नहीं जी हम जी आने वाले इलेक्शन में हम टिकट लेके आएंगे, आपके मसाइल हल करेंगे, अब वो लोग कहाँ जाएंगे? उनका क्या मुस्तकबिल है? वो तो उंगली मुंह में मुझे दबा के वो बैठे हुए हैं। ये तो ओवरऑल जस्ट एवरीबॉडी सेज कि जी अपना सरदार तनवीर इलियास भी हॉट वाटर पे हैं, लेकिन बहरहाल उनके पास, मैंने जो पहले अर्ज की कि वो आस्ताना बंगुई और आस्ताना बनी गाला का जो इस वक्त आपस में बाउंडनेस है, इसकी वजह से शायद वो कोई मार्का दिखा दे। लेकिन मुजफ्फराबाद के हवाले से मुझे बताएं कि वहाँ क्या सूरत है? थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, खासकर इनकी जो ये कह रहे हैं इनकी जो बरादरी है, मुगल बरादरी जो है, उनके अपने नुमाइंदे सरदार कमरुज़्ज़मान साहब के साहबजादे ज़ियाउल कमर साहब इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से। तो अब मतलब जिस तरह वो कह रहे थे कि मुझे अमलदयाल बरादरी का वोट मिलेगा, सरदार अगर कमर साहब ही आर्किटेक्ट लें इस पूरी जोड़ तोड़ में और इसको इस पाइपलाइन में सरदार तनवीर इलियास को डालने वाले अगर सरदार कमरुज़्ज़मान निकले, तो फिर उस हवाले से क्या सुनने में तो यही आया कि वैसे ही एज ए मजाकन या कमरुज़्ज़मान साहब ने कान में उनको कह दिया था कि आप ऐसा करें, बस्ती से आ जाएं और आप वज़ीर-ए-आज़म भी बन जाएंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे। अब वो उनको नहीं पता था कि तनवीर इलियास साहब इसको सीरियस ले लेंगे, और वो वही हुआ, उन्होंने उसको सीरियस लिया। वो हल्का बस्ती से तो फिर मैंने सुना है कि शर्की में भी पर तोल रहे हैं जनाब हमारे जो सिटिंग वजीर है, जो उनके भी दिल में कुछ ख्याल है कि इमरान खान की सियासत बेहतर है, और इसकी तरफ सुनने में आया है सरदार मीर अकबर साहब के हवाले से कि वो भी शायद PTI को प्यारे हो जाएं। लेकिन इससे कबल उन्होंने 1-2 दफ़ा ये कहा भी है कि मैं नून लीग का कारकुन हूँ और मरते दम तक मैं नून लीग में रहूँगा, नून लीग मुझे टिकट दे ना दे मैं तो वहीं से लड़ूंगा। लेकिन फिर भी सियासत मुजफ्फराबाद के हवाले से आपका क्या? सियासत का हतमी कुछ भी नहीं कहा। जिस तरह अब आपने वो पहले क्लिप चलाया कि अगलों ने हल्फ उठा के कि हम नून लीग नहीं छोड़ेंगे, और वो कल जिस तरह उन्होंने हल्फ की जो खिलाफ वर्जी की है, तो मुजफ्फराबाद से जो सूरत हाल है वो ख़ासकर जो प्राइम मिनिस्टर हैं राजा फारूक हैदर साहब, उनके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो रही हैं। मुजफ्फराबाद के हल्के का विजिट भी हमने किया था, लोग नालामी नज़र आए हमें मुजफ्फराबाद से फारूक हैदर साहब के हल्के से। उनका ये कहना था कि पूरे 5 साल में कोई उस तरह के तरक्याती काम नहीं हुए जो वज़ीर-ए-आज़म के हल्के में होने चाहिए थे। तो लोगों की बड़ी तवक्कुआत थी, बड़े उम्मीदें थी लोगों की कि हमारे तरक्याती काम होंगे। चुकार का जो उनका आबाई हल्का है, वहाँ पे हमने विज़िट किया, वहाँ पे भी रोडों की जो खस्ता हाली है वो भी नज़र आई है। स्कूल खासकर स्कूल जो तालीमी इदारे हैं, वहाँ आप यकीन करें कि ज़लज़ले को आए हुए कितना अरसा हो गया, और अभी तक हमने देखा है कि वो स्कूल टेंट्स के अंदर स्कूल हैं और टीन की चादर। दुरानी साहब, ये जो अभी आखिर में
प्राइम मिनिस्टर ने जो अपने इस 5 साल दौर में अच्छा नाम कमाया वो NTS के हवाले से कि बड़े मेरिट वाले लोगों को, काबिल बच्चों को मुलाजमतें मिली और बिलखसूस एजुकेशन डिपार्टमेंट में। अभी उन्होंने जो एडहाक जो मुलाजमिन थे उन सबको रेगुलराइज कर दिया। उस हवाले से आप क्या देख रहे हैं कि उन्होंने सारे अपने किए खाते पर पानी नहीं फेर दिया और ये जुल्म नहीं कर दिया? गर्देश साहब देखें, ये खुद इन्होंने एक मिसाल कायम की थी कि अतीक कमीशन के खिलाफ इन्होंने 20 साल हमें जो है ना वो उस अतीक कमीशन के पीछे लगाई रखा, बल्कि 20 से ज़्यादा 30 साल हो गए कि सरदार अतीक ने जी 480 लोगों को असम्बली में एक एक्ट के तहत पास वो भर्ती कर लिया। अब इन्होंने हज़ारों लोगों को कर दिया। मैंने जब इस पर आवाज़ उठाई तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि मेरे दौर का तो एक भी नहीं होगा मुलाज़म, मैंने तो 5 साल की शर्त रखी है कि जो 5 साल में डाक रहा होगा तो वो लगेगा। लेकिन जो ही वो मसवदा कानून असम्बली में जाता है, असम्बली वाले उसमें सेलेक्ट कमेटी ये तरमीम कर देती है जो कैबिनेट से पास होता है, उसके बीच में तरमीम होती है कि जी जिस दिन से ये लागू होगा उस दिन तक जो लोग भर्ती होंगे, मींस कि कल तक भी जो भर्ती हुए वो जिस दिन उन्होंने ये पास किया उस दिन भी अगर उन्होंने कोई मुलाजम भर्ती किया तो मैं इसका मतलब है कि आप बैक डेटेड भी कई लोगों को, हज़ारों लोगों को भर्ती कर सकते हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि ये पॉलिटिकली या ये आप सियासत में या वोटों के लिए आप इसका कोई आपको फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जो मुलाजम भर्ती हो गए, आपने भर्ती कर लिया, वो अगली हुकूमत में अपनी नौकरी बचाने के लिए वो अगली हुकूमत को, अगली पार्टी को वोट देते हैं। अगर फारूक हैदर साहब ये समझते हैं कि मैंने 60,000 डाक मुलाजमों को भर्ती कर लिया या उनको मुस्तकिल कर लिया तो इसके वोट मुझे मिलेंगे या इसका मुझे इलेक्शन में, ये इलेक्शन में उनको बुरी तरह शिकस्त का ये होगा। क्योंकि देखें, आपके मेरिट पे जो लोग आ रहे थे या जिनको जो नौजवान जो डिग्रियां लेके PSC के दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन या NTS अब तो बिल्कुल उसको ख़त्म कर देना चाहिए। आप इसी तरह लोगों को डाक भर्ती करें। ये इसमें आपको शायद पता नहीं है कि जो लोग PSC फेल हैं, जो NTS फेल हैं, वो पॉलिटिकल अपना इन्फ्लुएंस यूज करके दोबारा डाक ले लेते हैं मुलाजमत। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। नाज़रीन, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आकर हम फिर इसी इलेक्शन के हवाले से आपको अपडेट करेंगे कि मुजफ्फराबाद और नीलम वैली में इलेक्शन की क्या सूरत हाल होगी और बिलखुसूस पंजाब में जो हमारी 12 सीटें इस हवाले से किसका पल्ला भारी होगा और आइंदा आने वाले दिनों में कौन हुकूमत बनाएगा। स्टे विद अस प्लीज। वेलकम बैक नाजरीन। जी दुरानी साहब, एक मुख्तसर सा तबसरा कि आज़ाद कश्मीर में जो सेक्रेटरी आज़ाद है, ग्रेड 20 में 7 साल पूरे करने वाले को ग्रेड 21 दिया जाएगा, ये भी एक अमेंडमेंट हुई है। और ग्रेड 21 में 4 साल पूरे करने वाले को ग्रेड 22 दिया जाएगा, ये भी उन्होंने हमें। तो ये रेवन्यू में ये जो इन्होंने ये जो सारा चीज़ें बांटी हैं, एक तो ये, और दूसरा नाजरीन मैं ये दिखाऊँगा आपको एक क्लिप के ज़रिए कि बाग में पिछले दिनों इंतज़ामिया के दरमियान और वकला के दरमियान जो जंग हुई, उसमें इंतज़ामिया के जो मजिस्ट्रेट थे वो सोटियों के हमरा और अपने मुलाजमीन, अपने स्टाफ को लेकर जिस तरह वो वकला पर हमलावर हुए, मैं ये क्लिप दिखाकर आपसे पूछूंगा और ये राय और ये हुकूमत वक्त से ये पूछूंगा कि क्या हमारी मौजूदा इंतज़ामिया जो है वो CRPC पढ़ना उन्होंने छोड़ दिया और PPC पढ़ना छोड़ दिया कि उनके इख्तियारात क्या हैं, जो हुकूमत ने उनको इख्तियारात दिए हैं वो क्या है। जी ये गज़े साहब, ये ख़बर मैंने ही ब्रेक की थी और अभी तक ब्यूरोक्रेसी ने इतनी चालाकी के साथ ये वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के नोटिस में भी शायद ना हो ये मामला कि इसका नोटिफिकेशन वो अभी तक नहीं दे रहे। आपके मैं इल्म में लाना चाहता हूँ कि जो ग्रेड 22 दिए गए इन्होंने, जिसमें इन्होंने एडिशनल IG फ़हीम अब्बासी साहब हैं, फ़याज़ अब्बासी साहब जो सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हैं, सेक्रेटरी सर्विसेज राजा चौधरी डॉक्टर साहब हैं और एहसान खालिद कियानी साहब जो हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इन सब को ग्रेड 22 मिला, डॉक्टर आसिफ साहब भी शामिल। तो इनका नोटिफिकेशन जो जिनको मिलने वाला है वो भी छुपा दिया गया। अभी तक जो जिनको मिला है उनको नोटिफिकेशन नहीं दिया गया, सिर्फ उनको बताया गया कि आपको ग्रेड 22 दिया गया, वो भी छुपा दिया गया। 94 के जो रूल्स हैं ये तब्दील करके उन्होंने नए रूल्स बनाए और उसमें ये अमेंडमेंट की। अब आप ये देखें ये इसका क्या नुकसान है। इसका ये नुकसान है कि नेशनल जो लेवल पे एक कोर्स होता है जिसमें ग्रेड 21
के लिए आपको ज़रूरी होता है, NMC इसको कहते हैं, नेशनल मैनेजमेंट कोर्स, जो आपको लाहौर या इधर नीपा में और वहाँ करना पड़ता है, वो उसकी कदगन ख़त्म कर दी गई। पहले आज़ाद कश्मीर में बहुत अरसा पहले 5 जो है ना असामियाँ सिर्फ 21 की दी गई थी 8 साल पहले 3 थी, उसके बाद 5 की गई। उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट ने कहा इससे ज़्यादा आपने पैर नहीं फैलाने, 5 असामियों के बजाय आप इन्होंने क्या किया कि 6 पहले इन्होंने ग्रेड 21 में प्रमोट किया अफसर, उसके बाद फिर जो है आज कल जो नोटिफिकेशन हुआ 7 और इसी 7 साल की बुनियाद पर 7 अफसर और प्रमोट किए 21 ग्रेड में, और उसी 4 साल की बुनियाद पर जो इन्होंने नए रूल्स बनाए, 4 साल जो बंदा जो है 21 में गुजार लेगा उसको ग्रेड 22 मिलेगा। तो आगे फिर इनको एक और ग्रेड बना लेना चाहिए कि अगर 4 साल के बाद जो है ना 2 साल 22 में गुजार ले तो उसको 23 भी दे दें। पाकिस्तान में तो 23 है नहीं है। मैंने जो कहा था गंवा तुमको कि रास्ता कट रहा है, तो क्या ये रास्ता कट रहा है? हम मंजिल की तरफ रवा दवा हैं, कश्मीर की आज़ादी की तरफ रवा दवा हैं। अब हमारी मैनेजमेंट, हमारी हुकूमत, ये छोटी सी रियासत टोटल 50 लाख की आबादी है, इसकी मैनेजमेंट जिस अंदाज से हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इस हवाले से आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल भी नहीं शाह साहब। मैं जो समझता हूँ, मेरे ख्याल से जिस तरह तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से, ख़ासकर आज़ाद कश्मीर का जो खित्ता है जिसको हम बेस कैंप कहते हैं, उस तरह का किरदार किसी भी सूरत अभी तक नज़र नहीं आ रहा। ख़ासकर ये जो गवर्नमेंट अभी 5 साल पूरे करके जा रही है, इसकी कारकर्दगी अगर तहरीक के आज़ादी कश्मीर के हवाले से देखें तो मेरे ख्याल से बैरून मुल्क जाके सवाए इन्होंने अयाशियाँ करने के और वहाँ बैठ के सैरें तफरीह करने के कुछ भी नहीं किया। मसला कश्मीर के हवाले से बेस कैंप से जिस तरह एक मौसर आवाज़ बुलंद होनी चाहिए थी, वो किसी भी सूरत हम नहीं कर सकें। ये हमारी बहुत बड़ी नाकामी है, और जिस तरह करना चाहिए था, अब आने वाली हुकूमत जो भी आएगी। आप खुद एक नौजवान साफ़ी है, आप क्या देख रहे हैं? हमारे यहाँ अब यूनिवर्सिटीज़ बन चुकी है, हमारे मेडिकल कॉलेजेस भी बन चुके हैं, हमारे आने वाले दिनों में बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएट, जो मेडिकल ग्रेजुएट होंगे, जो PhDs होंगे, वो फील्ड में आएंगे। उनके लिए कौन सी इंडस्ट्री, कौन सी चीज़ छोड़े जा रहे हैं कि वहाँ उनको मुलाजमत मिल सकेगी? कहाँ वो अपना ये जो माँ बाप उनके एक अच्छे ख्वाब लेकर उनको पढ़ा रहे हैं, वो क्या देखेंगे? फिर उनको किस हाल में देखेंगे? बंदूक उनके हाथ में होगी या क्या होगा? फ़िलहाल तो नज़र इस तरह की सूरत हाल कोई भी नहीं आ रही है कि गवर्नमेंट ने ऐसे लोगों के लिए, ऐसे नौजवानों के लिए जो फ्रेश डिग्रियां लेके कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से निकलेंगे, उनके लिए कोई जॉब्स के मौके हों। बल्कि अभी जिस तरह डाक मुलाजमीन के हवाले से आपने जिक्र किया कि जो NTC पास नहीं कर सकें उनको उन्होंने मुस्तकिल कर दिया है, तो इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या हो सकती है। और मैंने गुज़श्ता आपके प्रोग्राम में भी यही कहा था कि अगर गवर्नमेंट कुछ भी ना करती, सिर्फ सियाहत के ऊपर अगर तवज्जो दी जाती, तो हमारी सैकड़ों की मुलाजमतें जो हैं, सैकड़ों जो हमारे नौजवान हैं उनको मुलाजमतें मिल सकती थी, ग्रेजुएट्स को मिल सकती थी, और इसमें ज़र मुबादला भी कमाया जा सकता था। लेकिन ऐसी सूरत हाल नहीं है। इंडस्ट्री लगाना तो बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में एक टैक्सेशन का जो मामला था, उस हवाले से जो सरमायाकार हैं वो भी वहाँ पे सरमायाकारी नहीं करना चाह रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में कोई इंडस्ट्री नहीं लगाना चाह रहे हैं। आपने देखा कि बहुत कलील इंडस्ट्रीज़ लगी हैं, वो भी मीरपुर के खिते में लगी हैं, बाकी तो कहीं पे। दुरानी साहब, आप क्या देख रहे हैं आइंदा आने वाले वक्त दिनों में? ये जो हुकूमत, राजा फारूक अदर की हुकूमत है, इन्होंने जो मिसमैनेजमेंट की है, जो जिस तरह से भी किया, एहतसाब का निज़ाम ख़त्म कर दिया, यानी वहाँ कोई रिट ऑफ द गवर्नमेंट जिसे कहते हैं ना, वो विजिबल नहीं है, नज़र नहीं आती है। अगर मैं आखिर में एक क्लिप दिखाऊंगा कि अगर आप देखेंगे कि वहाँ का जो AC है वो किस तरह से सोटी लेकर, DC किस तरह सोटी लेकर हमला आवर हो रहा है वकला पर, हालांकि उनके पास तो गवर्नमेंट ने कुर्सी दी हुई है, कागज़ और पेंसिल दिया हुआ है कि तुम ऑर्डर करो, पुलिस तुम्हारे पास है, वो तुम्हारे ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करेगी, उन लोगों को उठाकर जेल में फेंकेगी। जी, ये बेसिकली अब तो बनाना रिपब्लिक बन चुकी है, जहाँ पे कोई कानून ज़ाब्ता कोई चीज़ नहीं है, जिसका जो जोर चलता है, माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब देखें आपके, मुझे तो आगे PTI की जो गवर्नमेंट या वो जो क्लेम कर रहे हैं, मुझे उनसे भी कोई उम्मीद नहीं है। गर्देश साहब, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, जिस तरह कल उन्होंने एक एक्ट किया, जिस तरह उन्होंने इमरान खान को जाके बेवकूफ़ बनाया और उस तरह लोगों को शामिल किया। इमरान खान साहब का क्या विजन उन्होंने दिया कि वही लोग हैं जो पिछले जो लोटे वो उधर शामिल हो गए हैं, जो पिछले जो है ना वो कई जमातें तब्दील करके आए हैं। और तीसरी बात ये आप देखें कि इन लोगों के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि ये जो कल शामिल हुए, एक ही घंटे में शामिल हुए, ना ये पार्लिमानी बोर्ड के सामने पेश हुए, ना इन्होंने कोई दरखास्त दी, ना इन्होंने दरखास्त के साथ फीस लगाई जो पार्लिमानी बोर्ड के सामने पेश होना था। खिलाफ क्रिमिनल केसेस भी है, चेक डिफॉल्ट। उसके अलावा जो है आप ये देखेंगे, FIR ये फेडरल गवर्नमेंट की जमात है PTI, उनको ये चाहिए था कि कल टिकट अनाउंस करने से पहले वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, अपना मंशूर देते, हमारा आज़ाद कश्मीर में ये एजेंडा, हमारा ये विजन है।
आपने देखा किसी जमात ने को मंशूर दिया? कुछ भी नहीं। मासवा इसी के कि जी हमने इक़्तिदार की हवस है कि हमने यहाँ से ये सीटें जीतनी और बस इक़्तिदार के उमा हमारे सर पे बैठ जाए, अवाम जाए बाहर में, आज़ाद कश्मीर की रियासत जो मर्जी है, गिद्धों की तरह ये जो है ना रियासत को नोच रहे हैं ये सियासतदान। आपको पता है कि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त ना कोई अदारा काम कर रहा है, जुडिशरी आपने पहले ही कोलैप्स कर दी, एहतसाब ब्यूरो बंद कर दिया, PSC को आपने ख़त्म कर दिया, कोई अदारा ऐसा नहीं छोड़ा कि जहाँ पे आपका तो जो सिस्टम चले। साहब मोदी को क्यों गालियां दे रहे हैं, किस वजह से गालियां दे रहे हैं, उसकी क्या बुराइयां हैं? मोदी का तो सिर्फ एक ही कसूर है ना कि उसने कश्मीरियों को जो है वो उनका हक नहीं दिया, यानी हमारी जमीन पर कब्जा किया, हमारी जमीन पर ना, वो गासिब है, वो हम उस गासिब के खिलाफ जो है ना आवाज बुलंद करते रहेंगे। लेकिन आप ये देखेंगे हमारे जो बेस कैंप है यहाँ से क्या मैसेज जा रहा है, और मोदी जो है ना वहाँ पे बगलें बजा रहा होगा कि जो बेस कैंप में हो रहा है 5000 स्क्वायर फीट के आपके मुरबा मील के इस इलाके में आपने इक़्तिदार का जो है ना वो एक ऐसा वो गेम प्ले कर रहे हैं कि बस लोगों को आप देखें कि किसी के मुंह से, किसी लीडर के मुंह से ये आपने सुना कि हमने तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए ये करना है अगले 5 साल में, हमने ये टूरिज्म के लिए ये करना है, नौजवानों के लिए ये करना है। कोई इंडस्ट्री कोई विजन बता दें। बैरिस्टर सुल्तान महमूद समेत सरदार तनवीर इलियास, सरदार अतीक जो है ना, बैरिस्टर सुल्तान महमूद के अलावा जो बाकी कैंडिडेट हैं प्राइम मिनिस्टर के, कोई बता दें, कोई PTI का बता दें, किसी ने कोई मंशूर नहीं दिया। विजन नहीं, इनका सिर्फ विजन ये है कि किस तरह कुर्सी इक़्तिदार तक पहुँचें, वज़ारत उज़्मा तक किस तरह पहुँचें और किस तरह जो प्रोटोकॉल के मजे लिए हैं। मैं एक बात बताऊं, ये रियासतें जो है ना कुफर पे तो कायम रह सकती हैं, जुल्म पे नहीं रह सकती। ये अभी जो इन्होंने जुल्म किए हैं, आप देखें मुजफ्फराबाद में, पूरे आज़ाद कश्मीर में अरबपति करोड़पति लोगों ने लोकल नादार बन के 5-5 10-10 मरले ज़मीनें लाट करा ली, और काबीना उनको वो कर रही है, वो मंजूरी दे रही है कि जी जिसके पास जो ज़मीन है बस वो उसकी क्राउन लैंड है। आज़ाद कश्मीर तो है ही क्राउन लैंड है। आपने क्या नया, वो मीरपुर में MDA है, मीरपुर MDA ने एक फाइल प्राइम मिनिस्टर को मूव की कि 80 कनाल का एक रकबा है जंगलात का, वो हमें मंजूर किया जाए क्योंकि हमने वहाँ पे अपने ब्यूरोक्रेट्स को कनाल के प्लाट अलाट करने हैं, जंगलात काट के, जंगल काट के आपने प्लाट अलाट करने हैं करोड़ों रुपए की, क्योंकि वो एक ऐसी लैंड है जहाँ पे जो है ना वो शहर के बीच में, वहाँ पे जंगल है। अब उस पर कमेटी बना दी है, वो कमेटी जब वो कमिश्नर ने इनकार कर दिया तो मेरी इतला के मुताबिक मंडे को कमिश्नर साहब मीरपुर वाले OSD हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने वो इनकार कर दिया कि जंगलात की जगह कैसे हम दे सकते हैं आपके प्लाटों के बंदर बांट के लिए। मीरपुर MDA की मैं आपको ये स्कैंडल बता रहा हूँ। आगे आप देखें क्या क्या होने वाला है और क्या क्या होगा। अच्छा, तो फिर राज साहब, ये जो इंसाफ की जो तोक़ुआत वाबस्ता किए हुए थे इमरान खान से, और एक जो तब्दीली की उम्मीद लगाई हुई थी, वो तो 3 साल हम पाकिस्तान में तो देख चुके हैं ना, बड़े सुकून से देख चुके हैं, आराम से देख चुके हैं। हमने रिलीजियसली अपने वोट दिए और वोट देखकर हमने जो रिजल्ट लिया वो देख चुके। आज़ाद कश्मीर में आप क्या देख रहे हैं कि अगर यही बंदर बाट और इसी तरह हुआ, हमारे लोग, हमने सुना है और पढ़ते भी आए कि आज़ाद कश्मीर के लोग निस्बतन बड़े विजनरी हैं, इल्म भी रखते हैं, पढ़ते भी है, बड़े वेल अवेयर है, दुनिया के हालात से उनकी थोड़ी सी शुद्ध बुद्ध जो है वो निस्बतन दीगर अक़वाम से ज़्यादा है। सही। आप क्या देख रहे हैं कि क्या वो इस किस्म के डिसीजंस को वो कबूल कर लेंगे? देखिए, अवाम तो डिसीजन को, किसी भी सूरत इस तरह के डिसीजन को कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि इंसाफ का कत्ल हो रहा है, मेरिट का कत्ल हो रहा है, और जिस तरह दुरानी साहब ने कहा कि जिस तरह इमरान खान को कल मामू बनाया गया है, और इससे बड़ा फिर और क्या होगा। मतलब 1 घंटा पहले लोग जमात में शामिल हो रहे हैं और 1 घंटे के बाद उनको अनाउंस कर रहे हैं कि आपके टिकट जारी हो गए, और बाकी लोग बेचारे उसी तरह देख रहे हैं। इस तरह नौजवानों की जो सूरत हाल है, इसी तरह इनकी जो गवर्नमेंट है, मुझे लग तो नहीं रहा है कि PTI वो भी मेरी इतला के मुताबिक इमरान खान साहब को पहले लिस्ट दी गई है, वो साइन किया, उसके बाद उन्होंने लोगों को जो है ना, इतनी जल्दी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने पढ़ भी ली, साइन भी कर लिया, और उसके बाद लोग शामिल भी हो गए फोटो सेशन के लिए। आप देखें क्या ड्रामा बने ये अब आप इतना ज्यादा ये ड्रामा इतनी देर नहीं ये चल सकता। गिरदई साहब, नाज़रीन, हमारा आज का वक्त ख़त्म हुआ, और जाने से पहले मैं ये गुजारिश करूँगा कि बाग इंतज़ामिया और जो वकला के दरमियान जो एक आपस में जो लड़ाई हुई थी, या जिस तरह से उन्होंने अवाम ने, मुलाज़मीन ने आकर वकला के ख़िलाफ़ एहतजाज किया, मैं ये चाहूँगा कि वो ये क्लिप देखें
और क्लिप देखने के बाद हुकूमत वक्त के पास, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के पास अगर वक्त हो तो जाते जाते कम अज़ कम कोई एक रिफॉर्म बेस कोई आर्डर करते जाए। जिस तरह उन्होंने बाकी मामलात उन्होंने तय किए हैं, इस तरह इंतज़ामिया के हवाले से भी कोई लोगों को, अवाम को सुकून के हवाले से, इन पर इंसाफ के हवाले से भी कोई फैसला जात करके जाए, ताकि हमें किसी बहाने राजा फारूक हैदर साहब को अच्छे लफ्ज़ों में याद भी रखें। इसी पर हम ख़त्म करते हैं। आइंदा हफ्ते फिर पेश होंगे। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफ़िज़ जी। इंतज़ामिया को यहाँ खड़ा नहीं होना चाहिए। इंतज़ामिया यहाँ से दूर हट जाती, इसको स्लोली कूल डाउन करते हुए इसको ख़त्म कर दिया जाता है। उनके गेट पे आके जब इंतज़ामिया खड़ी होगी तो इस तरह की इस तसादम की सूरत हाल पैदा होगी। फिर आपके सामने आपने देखा कि एक वकील के सामने, नौजवान वकील की तरफ पुलिस इस तरह गई जैसे वो कोई दहशतगर्द है या कोई इस तरह की से मसाइल बढ़ते हैं, कम नहीं होते। हमें अगर इंतज़ामिया थोड़ी सी अगर वो आराम से अगर चीज़ों को करती तो ये इस वक्त तक ये मामला यकसू हो चुका होता, मगर इंतज़ामिया मुझे नहीं समझ आ रही है, वो इसको तूल दे रही है। और